नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बीएमसी के बॉस में शुरुआत उसी सियासी आग से करेंगे जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्ष की नींद उड़ा रखी है। बीएमसी चुनाव से पहले महायुति ने 68 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर ली और बस इसी जीत ने विपक्ष को ऐसी मिर्ची लगाई कि बयानबाजी से लेकर अदालत तक हंगामा मच गया। दूसरी तरफ बीएमसी में 25 साल के शासन को लेकर उद्धव ठाकरे गुट पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उधर अंबरनाथ और अकोट में चुनावी नतीजों के बाद बने अजीबोगरीब गठबंधन ने भी राजनीति को हिला दिया है और सबसे बड़ा ट्विस्ट, बीएमसी चुनाव में तीसरे मोर्चे की एंट्री हो चुकी है। तो आज हमारे शो बीएमसी का बॉस में आपको मिलेगी बीएमसी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर पार्टी की रणनीति, हर नेता का प्लान और बताएंगे कि कौन बनने जा रहा है बीएमसी का बॉस। तो चलिए शो शुरू करते हैं, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीएमसी में महायुति की 68 सीटों पर क्लीन स्वीप तो विपक्ष परेशान, कुछ हाईकोर्ट तो कुछ ने चुनाव आयोग का खटखटाया दरवाजा। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। उद्धव ठाकरे पर 3 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप, बीजेपी का दावा बीएमसी बना भ्रष्टाचार का एटीएम। महाराष्ट्र में कुछ ही घंटों में टूटा बीजेपी का कांग्रेस और एआईएमआईएम से गठबंधन, कार्रवाई का भी अल्टीमेटम। बीएमसी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री, मुंबई की झुग्गी बस्तियों मुस्लिम बहुल इलाके में प्रचार तेज। तो आज बीएमसी चुनाव से जुड़ी हर एक खबरों पर चर्चा करेंगे, चुनावी समीकरण को समझेंगे, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बीएमसी चुनाव में महायुति की जीत पर विपक्ष को लगी मिर्ची की। दरअसल महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले महायुति गठबंधन की 68 सीटों पर निर्विरोध जीत को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्षी पार्टियों ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी की ये दमनकारी नीति है, सत्ता का दुरुपयोग है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। साथ ही मामला मुंबई उच्च न्यायालय पहुंच गया है। राज ठाकरे की मनसे ने याचिका दायर कर इन जीतों को दबाव और प्रलोभन का परिणाम बताया है। साथ ही दक्षिण मुंबई के कुलाबा इलाके से चुनाव लड़ने के इच्छुक 8 उम्मीदवारों ने राहुल नार्वेकर पर गंभीर आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि नार्वेकर ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस पर दबाव बनाया ताकि उनके नामांकन पत्र स्वीकार न किए जा सके। तो जीत पर हो रहे बवाल के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी दलों पर हमला बोला। एक रैली में विपक्ष पर निशाना साधते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि भाई तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। सर, जीत को लेकर इतनी बौखलाहट विपक्षी पार्टियों में क्यों है? कोई चुनाव आयोग पे जाके शिकायत कर रहा है तो कोई हाईकोर्ट पहुंच चुका है। देखिए, बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस साहब ने सही कहा, तुम्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। दिक्कत यह है कि जब ये 68 सीटों के ऊपर आपके उम्मीदवार फॉर्म नहीं भर रहे थे या फॉर्म को विड्रॉ कर रहे थे तो आप किस प्रकार से सोए हुए थे, ये तो साफ साफ बता रहा है। इसका मतलब है कि पार्टी के ऊपर, उम्मीदवारों के ऊपर, इन पार्टियों को, चाहे वो उद्धव ठाकरे के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे मनसे के हो, इनका अपने ही उम्मीदवारों के ऊपर कंट्रोल नहीं। सवाल दूसरा है, बाकी तो मामला कोर्ट में गया है, कोर्ट में आएगा जाएगा, वो सुनवाई होती रहेगी। सवाल बहुत ही सिंपल है कि अगर प्रलोभन दिया गया तो आपने माल खाऊ किस्म के उम्मीदवारों को टिकट ही क्यों दिया? क्या आपकी विचारधारा, पार्टी संगठन में दम नहीं है कि कोई भी आए, खरीद के लेके चला जाए और जब ये कांड हो जाए तब आप रोना धोना शुरू कर दें? हुआ ये है कि इन लोगों ने विड्रॉ किया, व्हाटएवर मे बी द रीजन, लेकिन अब जो केस, मुकदमा और मामला हाईकोर्ट वगैरह जा रहा है, इन पार्टियों की नींद तब टूटी जब यह खबर आ गई कि ये सब कुछ तो हो गया। अब पार्टी वाले बुला करके बोल रहे कि चलो अब साथ में। अन्यथा कोई एक वार्ड का व्यक्ति वो नार्वेकर से पंगा क्यों लेगा? वो कोर्ट में जाएगा, वकील करेगा, क्यों इतनी खर्च करेगा? दिक्कत क्या है कि ये लोग हवाई पार्टी चलाते हैं। पार्टी के ऊपर कंट्रोल नहीं, कार्यकर्ता के ऊपर कंट्रोल नहीं, उम्मीदवारों के ऊपर कंट्रोल नहीं। और जब जीत वहां डिक्लेयर हो गया तो वो उन्होंने सही कहा कि मिर्ची
अब लग रही है। लेकिन मिर्ची क्यों लग रही है? अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है कि बयानबाजी भी हो रही है, कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जा रहा है। देखिए, एक परसेप्शन बनाने की तैयारी है। इन लोगों ने सोचा बीएमसी में अब चुनाव होने वाला है, उससे पहले जो जिन निकायों के चुनाव का नतीजे आए वहां का मुद्दा बीएमसी में लाकर हम ये दिखाएं कि देखो भारतीय जनता पार्टी कैसे लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये राहुल गांधी का स्टाइल है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जैसा लगता है कि पहली बार दुनिया में सारे काम जो हो रहे हैं वो मोदी के समय में भी हो रहे हैं। मतलब निर्विरोध चुनाव जीतना स्थानीय निकाय चुनावों में, ये पहली बार तो हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी 700 सीटों पर चुनाव जीती निर्विरोध। पंजाब में चुनाव हो रहे थे, उनके पार्टी की सरकार है, उन लोगों के समर्थन में वो कैंडिडेट विड्रॉ कर गए जिसको लगा कि अब उम्मीद नहीं है। हमारे जनता जो वार्ड में होता है उसको पता चल जाता है कि टक्कर है नहीं टक्कर है, पूरी तरह से सरेंडर है या जमानत जब्त होने की संभावना है। तो जहां जमानत जब्त होने की संभावना है वहां विड्रॉ कर लिया। अब ऐसी स्थिति में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को सबसे पहले दिक्कत लगने लगी कि नहीं, इससे तो बीएमसी में लगेगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक तरफा जीत दिख रही है ये महायुति की, बीएमसी में भी हमारा सुपड़ा साफ होगा। राज ठाकरे पहले आए, फिर उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाए, फिर नार्वेकर के ऊपर सवाल उठाया, और जब सवालों का जवाब मिलना शुरू हुआ तो हाई कोर्ट चुनाव आयोग में जाना शुरू किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीएमसी में इस बार रिकॉर्ड जीत की संभावना दिखाई पड़ रही है बीजेपी और शिंदे की। बिल्कुल, तो 68 सीटों पर निर्विरोध जीत, विपक्ष का हंगामा, कोर्ट में याचिकाएं और हो हल्ला हंगामा, ये बता रहा है कि विपक्ष किस तरह से बौखलाया हुआ है। वैसे चुनाव से पहले बयानबाजी और आरोपों की भी बौछार है और उद्धव ठाकरे पर ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं जो उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। दरअसल मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित सारमठ ने आरोप लगाया कि पिछले 25 वर्षों में उद्धव ठाकरे गुट ने बीएमसी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया। उद्धव गुट ने सड़क निर्माण और मरम्मत, कचरा उठाने, कोविड सेंटर बनाने, टैप खरीदी, टॉयलेट की सफाई जैसे कार्यों में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार किया है। ये अब तक का देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। सर, चुनाव नजदीक है और उसके पहले इस तरह के आरोप लगेंगे तो उद्धव ठाकरे की छवि पर कितना बड़ा डेंट। देखिए, कोई छवि बेहतर हो तब तो बात समझ में आए। शिवसेना बीएमसी के अंदर कितना चोरी कर रही थी, किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा था, और क्यों ये जो 74,000 करोड़ रुपए का जो बजट वो हर बार गायब हो जाता था और मुंबई की स्थिति सुधरती नहीं थी। ये मुंबई में जाइए, बच्चे बच्चे से पूछिए, सारे लोग बता देंगे कि हर जगह ये चोर उचक्के जो है वहां बैठ करके लूट रहे हैं। अन्यथा 74,000 करोड़ रुपए का बजट होना और एक सिटी को आप ये समझिए तो पेरिस बन सकता था। लेकिन ये भ्रष्टाचार है कि बारिश होती है तो लोगों को तैरना पड़ता है, हर जगह जाम, हर जगह पानी। तो ये मुझे लगता है कि ये कोई लोगों को याद दिलाने के लिए, लोगों को मालूम है कि बहुत ही भ्रष्ट किस्म से बीएमसी अब तक ऑपरेट करते आई है, ये सिर्फ लोगों को याद दिलाने के लिए कि कहां कहां कैसे कैसे लूट मचाई और वो भी गई है। 3 लाख करोड़, ह्यूज अमाउंट है और आरोप भी बहुत गंभीर है। कैसे फंसते दिख रहे हैं उद्धव ठाकरे? देखिए, वार्निंग है उद्धव ठाकरे के लिए, बड़ा ज्यादा उछल कूद मचा रहे हो। अभी ये आपसी संघर्ष जो चल रहा था विधानसभा चुनाव के दौरान से, अभी बीएमसी में एक दूसरे के आमने सामने हैं, और जिस तरीके के आरोप उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आने के बाद देवेंद्र फडणवीस के ऊपर या सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे के ऊपर लगाना शुरू किया, उसकी ये वार्निंग है कि देखो ये भ्रष्टाचार की फाइल अभी खुली हुई है, ये खत्म नहीं हुई है। और उसके बाद अगला नंबर किस बात का होगा, जहां शिवसेना भवन में जाकर राज ठाकरे कह रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि जेल से निकले हैं, यानी कि 20-22 साल बाद हम शिवसेना भवन में गए। वो शिवसेना भवन उद्धव ठाकरे की पार्टी का नहीं है, अभी वो जो ट्रस्ट बना है उस पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। और उसके बाद उद्धव ठाकरे जिस ट्रस्ट के मेंबर हैं, अब ये सामना जिसके लिए बैठा है उसकी कुर्सी पर संजय राउत, वो भी इससे छीनने वाला है। मुखपत्र किसका है? शिवसेना का। शिवसेना यूबीटी का नहीं है। तो अभी स्थितियां बदलने वाली है, बीएमसी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये वार्निंग फिर से कार्रवाई में तब्दील होगी। उद्धव ठाकरे इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे
उनके बोलने के तरीके बदल रहे हैं और अब वो सोचने लगे हैं कि आगे अगर डायरेक्ट अटैक करेंगे तो मेरे ऊपर भी वैसा ही अटैक होगा। बिल्कुल, तो घोटाले को लेकर उद्धव ठाकरे फंस गए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र की अंबरनाथ और अकोट नगर पालिका चुनाव के रिजल्ट के बाद अप्रत्याशित गठबंधन देखने को मिले। अंबरनाथ नगर पालिका में बीजेपी ने कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिलाया, वहीं अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया। हालांकि ये गठबंधन कुछ ही घंटों में टूट गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गठबंधन को खारिज कर दिया। उन्होंने पार्टी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली। कांग्रेस ने भी अंबरनाथ के 12 पार्षदों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। सर, ये बड़ा जल्दी हो गया ऑन ऑफ गठबंधन को लेकर, आखिर क्या वजह रही कि गठबंधन टूट गया? 12 कांग्रेसी ये बीजेपी के साथ जाकर के मिल गए। अब कोई समर्थन देगा तो कोई रोकेगा। तो स्थानीय चुनाव होता है, बहुत सारे राज्यों में पार्टी सिंबल नहीं मिलता, वो ऐसे ही डिक्लेयर होता है। पार्टी के ऊपर बहुत सारे राज्यों में चुनाव नहीं होते लोकल स्तर पे। अब यहाँ क्या हुआ भाई, कांग्रेस पार्टी ने अपने 12 उम्मीदवार पार्षदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मतलब वो लोग बीजेपी के साथ मिलके वहां पे लोकल गवर्नमेंट में शामिल हो रहे थे। अब आपने पार्टी से निकाल दिया, वो और इंडिपेंडेंट हो गए। तो कुल मिलाकर के बीजेपी को फायदा ही है। लेकिन ये जो लोकल स्तर पर ये सारी चीजें हुई, इसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने इमीडिएटली, जैसे ही जानकारी उनको मिली, इमीडिएटली उन्होंने कहा कि ये तो पाप है, ये मत करना। और कुछ बहादुर एमआईएम के भी थे, वो भी, सबको पैसे चाहिए, सबको लूट मचाना है, किसी को थोड़ी ही करना है। अब ये लोग तो बैठे रहेंगे, विपक्ष में बैठे रहेंगे तो एक खरंजा तक नहीं लगेगा उनके वार्ड में। तो वो लोग भी उधर जो है आकोट में जाकर के कूद के बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन अब उनको भगाया गया है। अब देखिए कि ये किस तरीके का वैचारिक इन लोगों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि जो हार गया सो हार गया, जो जीत जाता है वो भी तुम्हारा नहीं होता। तो क्या ये दल बदल का खेल चल रहा है और इस खेल में कौन हारता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, लोकल बॉडी इलेक्शन में इक्वेशन अलग होते हैं जी। इसमें एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं होता। ये पार्टी का सिंबल कुछ राज्यों में मिलता है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, बिहार में तो कोई पार्टी का सिंबल नहीं मिलता। हाँ। कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन उसमें अलायंस कैसे? अगर अलायंस चुनाव से पहले हो तो कहा जा सकता है प्रचार करने के लिए। जब चुनाव खत्म हो गया, कारपोरेटर बन गए, उसके बाद चुनाव किस बात का होता है? जिला परिषद अध्यक्ष या फिर पंचायत समिति अध्यक्ष, प्रमुख। अब उसमें पार्षदों का अपना इंडिपेंडेंट राय होती है किसके लॉबी में कौन कौन से आएंगे, और उसके बाद ये लोग अपने तरीके से साठगांठ करते हैं। उसमें नेशनल लीडरशिप से बातचीत होती नहीं, स्टेट लीडरशिप से बातचीत होती नहीं। अब परिषद अध्यक्ष का चुनाव है तो वो कौन कौन सा कारपोरेटर किसके पक्ष में आएगा वो तो वो लोग तय करेंगे। अब इस आधार पर अंबरनाथ हो या कोटा हो, इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मैनेज किया, ये लोगों ने सपोर्ट किया। अब कांग्रेस परेशान, एआईएमआईएम परेशान। तो ये परेशान हो तो उससे पहले आपको मीटिंग बुलानी चाहिए थी, बाद में नहीं। जैसे कांग्रेस का गठबंधन पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में पहले ही डिक्लेयर कर दिया, नहीं हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी ही भारतीय जनता पार्टी मेयर बनाने लायक बहुमत में आ गई, बराबरी का टक्कर है। तो ये विचार से मतलब नहीं है, ये लोकल लेवल पर एक दूसरे के सपोर्ट से मतलब है, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने तब बोला जबकि इन लोगों ने विचारधारा की बात करनी शुरू कर दी। बिल्कुल, और साथ ही अब बीएमसी चुनाव के मैदान में एंट्री हो चुकी है तीसरे मोर्चे की, और इसके केंद्र में है असदुद्दीन ओवैसी। बीएमसी चुनाव नजदीक आते ही ओवैसी की एआईएमआईएम ने मुंबई की झुग्गी बस्तियों, मुस्लिम बहुल इलाकों और असंतुष्ट वोट बैंक पर नजर गड़ा दी है। मकसद साफ है कि सीधी जीत नहीं बल्कि वोट काटो, समीकरण बिगाड़ो और सत्ता की चाबी किसी और को थमा दो। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने तो अब चुनाव प्रचार तेज कर दिया, इनकी एंट्री से क्या बदलाव देख सकते हैं? देखिए, बात तो कहना पड़ेगा, ओवैसी साहब सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जितने भी बीएमसी के चुनाव में। आप देखिए नेशनल लेवल, भाई ओवैसी नेशनल लेवल के लीडर है। हाँ। इसमें तो कहना पड़ेगा ही, भाई कोई नहीं जा रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी से कौन सा नेशनल लीडर गया है वहां पे, जबकि उनकी हालत खराब है। ओवैसी साहब मेहनत कर रहे हैं, ये ग्रांट तो करना पड़ेगा। नंबर 2,
उनको ये मौका भी दिख रहा है कि मुंबई में वो अपनी साख बना सकते हैं। वो अभी हाल में इन लोगों ने, वो इम्तियाज जलील ने एक बहुत बड़ा रैली किया था, उसको शहर के बाहर ही रोक दिया गया था, लेकिन लाखों लाख लोग आए थे। तो एक तो समर्थन है। नंबर 2 कि ये जो अभी सर्वे आया, एक सर्वे आया है मुस्लिम वोटों के ऊपर, ये समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम वोट, उद्धव ठाकरे को भी मुस्लिम वोट चाहिए, कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट चाहिए, एनसीपी को भी मुस्लिम वोट चाहिए, शरद पवार, अजित पवार, सबको मुस्लिम वोट चाहिए। और जो मुस्लिम नेता है उसको वो बात दिख गई कि मुसलमान का वोट जो है वो तितर बितर हो रहा है, किसी को 12%, किसी को 14%, किसी को सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को। तो यहाँ अगर जैसे ही उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक तरफा वोट मुसलमान का नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पे 40-45 ऐसे वार्ड्स हैं बीएमसी के अंदर जहाँ मुसलमानों का एक वर्चस्व है, दे कैन टर्न अराउंड द थिंग्स, और इसलिए ये मेहनत हो रही है, कुछ सीटें वो जीतने में जरूर कामयाब तो हो ओवैसी जाएंगे। का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और तीसरे मोर्चे को लेकर क्या इक्वेशन बन रहा है? देखिए, ओवैसी का इम्पैक्ट यही है कि ये दाढ़ी टोपी वाले लोग जब चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं तो ये उन लोगों के लिए वार्निंग होती है जो दाढ़ी टोपी तो नहीं रखते लेकिन हिंदुओं को भ्रमित करके मुसलमानों का वोट अपने साथ लेते हैं। अब इस आधार पर इन वार्डों में जब ये लोग प्रचार के लिए जाते हैं, आक्रामकता दिखती है और हिंदुओं को ये समझ में आता है कि हमें अब तक बेवकूफ किसने बनाया। अबू आजमी के चक्कर में समाजवादी पार्टी ने, ये नवाब मलिक को लाकर बेवकूफ बनाएगा एनसीपी वाला, ये कांग्रेस वाले आएंगे 2 मुस्लिम लीडर को लेकर और शरद पवार भी आएंगे। तो ये लोग हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हैं, भ्रमित करते हैं, मुसलमानों का वोट लेते हैं। अब हिंदुओं को यह तय करने के लिए जरूरत पड़ गई कि जब ओवैसी जैसे लोग आता है और उसका नेता आता है वारिस पठान जैसा, कहता है बुरके वाले मेयर होंगे, तो उसके बाद हिंदू ये तय करने लगते हैं कि जहां 40% मुसलमान, ये वो लोग कैसे वार्ड मेंबर बन जा रहे हैं जो कि हिंदुओं के खिलाफ काम करने वाली पार्टी से आते हैं। तो इसका मतलब है कि जब इन क्षेत्रों में 40% मुस्लिम, 60% हिंदू है, तो 60% वाले को वार्ड अध्यक्ष बनाना चाहिए, कारपोरेटर बनाना चाहिए। और इसी के कारण जो डॉक्टर साहब ने कहा 40-45 सीटें वार्ड ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों का बड़ा प्रभाव है, लेकिन यह प्रभाव तब तक है जबकि हिंदू बटे हुए रहते हैं। जब हिंदू एकजुट होते हैं तो इनका प्रभाव 15-20 वार्डों तक सीमित है जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। अब ये टकराते रहे वही 15-20 वार्डों में, जिनको जहां जितनी ताकत है उतना 15-20 के बीच बंटवारा करते रहेंगे, और सब तो शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के पास है। बिल्कुल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल बड़ा है कि क्या विपक्ष की बौखलाहट, घोटालों के आरोप और तीसरे मोर्चे की साजिश के बीच बीएमसी में लहराएगा महायुति का झंडा? आपको क्या लगता है, कौन बनेगा बीएमसी का बॉस? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।